हेलो डियर, जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं। आज मंडे है, हम लोग MSN 1 शुरू करते हैं। ठीक है, MSN 1 शुरू है तो MSN 1 से ही होगा। अब MSN 1 में हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग 6 वीडियो कर चुके हैं। आज जो यह वीडियो होने वाला है 7वां वीडियो है, तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू। ओके, कहता है ऑटो इम्यून रोग क्या है, ऑटो इम्यून रोग के प्रकारों को समझाइए। सभी का मैं प्लेलिस्ट 2023 से 24 करके प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। अगर आपको वीडियो इधर उधर ना मिले तो प्लेलिस्ट से आप सीरियल देख सकते हैं, वीडियो नंबर भी दे ही देते हैं, तो आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, चलिए। कहता है ऑटो इम्यून रोग क्या है, ऑटो इम्यून रोग के प्रकारों को समझाइए। ऑटो इम्यून डिजीज, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज बहुत महत्वपूर्ण होता है जानकारी के लिए। ठीक है, ऑटो इम्यून रोग एक ऐसा समस्या है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं के विरुद्ध कार्य करने लगता है एवं शरीर या अंग विशेष को नष्ट करने लगता है। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज कहने का मतलब होता है कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो हमारे शरीर के विरुद्ध में अगेंस्ट में काम करने लगता है। अब चूँकि इम्यून का हमको काम क्या है, प्रतिरक्षा का काम क्या है, शरीर में अन्य रोगों से बचाना, ठीक है, मजबूती प्रदान करना, ठीक है ना, संक्रमणों से लड़ना, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से लड़ना, इसी सब काम है। अब होता ये है कि जिसको अगर ऑटो इम्यून डिजीज होता है तो उसको दूसरे बीमारी, दूसरे सूक्ष्म जीवों से उसका प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं लड़कर उसका शरीर से ही लड़ने लगता है, शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, किसी अंग को। ठीक है, तो यही ऑटो इम्यून डिजीज होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है। जब पूरा देखिएगा ना तब समझ में आएगा कि वो अच्छा ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, कारण, इसका वास्तविक कारण अज्ञात है लेकिन सहायता कारण निम्नलिखित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका कारण अज्ञात है। ठीक है, ऑटो इम्यून रोग होने का कारण अभी कंप्लीट पता नहीं है, लेकिन इसके कुछ सपोर्टिव कारण आपको मिल सकते हैं, सहायक कारण आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो दूसरे किसी कारण से ये रोग हो सकता है। अब ये ऑटो इम्यून जो डिजीज होता है, चूँकि यह बॉडी में ही हमारे रक्षा प्रणाली जो है, जिसको हम लोग प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो हमारे बॉडी के विरुद्ध में ही, हमारे बॉडी में जो कोशिका है, जो अन्य अंग है, उसके विरुद्ध में ही उसको ही क्षति पहुंचाने लगता है। ठीक है, स्वस्थ कोशिका को ही क्षति पहुंचाने लगता है, जो कि इम्यून सिस्टम का काम है कि भाई वह गड़बड़ चीज़ों से, कोई बाहरी को जीवों से, सूक्ष्म जीवों से, ठीक है, उसको जो है क्या करना, बचाना शरीर को, साथ में शरीर को मजबूती प्रदान करना। लेकिन यह इम्यून सिस्टम जब गड़बड़ाता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में ही, हमारे बॉडी में जो कोशिका है और जो बाहरी कोई सूक्ष्म जीव आया, उन दोनों को नहीं पहचान पाता है, जिसके कारण यह स्वस्थ ऊतकों को ही मारने लगता है बॉडी में, या अन्य अंगों को ही क्षति पहुंचाने लगता है, और उस प्रकार के जो रोग होता है वह ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। तो इसलिए इसका वास्तविक कोई कारण अभी तक पता नहीं है, बट कुछ सहायक कारण, सपोर्टिव कॉजेज हो सकता है। चलिए बताते हैं। पहला है विशेष जीन की उपस्थिति। इसका कुछ सपोर्टिव कारण में हो सकता है कि कुछ ऐसे जीन, ठीक है ना, कुछ ऐसे विशेष जीन उपस्थित होता है जिसके कारण व्यक्ति को जो है ये समस्या झेलना पड़ सकता है। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता मान गया आपके पीढ़ी, घर, माता पिता किसी को जो है ये समस्या ऑटो इम्यून वाला रोग है, तो हो सकता है, ज़्यादातर चांसेज होगा कि आपको जो है होने की खतरा हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बढ़ जाता है खतरा इसका। 50 वर्ष से अधिक आयु, अगर ज़्यादा आयु वाला व्यक्ति है तो उसका इम्यून सिस्टम वैसे भी कमज़ोर हो जाता है और उसके शरीर के विरुद्ध में ही काम करने लगेगा। तो ओल्ड एजेज भी मायने रखता है ऑटो इम्यून डिजीज का, प्रेगनेंसी भी रखता है, अनुवांशिकता भी रखता है, ठीक है, और विशेष जीन का उपस्थिति भी मायने रखता है। साथ में बार बार संक्रमण होना, रिकरेंट इन्फेक्शन, बॉडी में बार बार संक्रमण भी जो है कुछ मामले में ऑटो इम्यून डिजीज का कारण बन सकता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से इसमें ये 3 महत्वपूर्ण है। सहायक, मेन कारण तो पता नहीं है ऑटो इम्यून डिजीज का, बट इसके सहायक कारण में ये 3 कारक महत्वपूर्ण है, जैसे अनुवांशिक, प्रेगनेंसी, ओल्ड एज यानी 50 वर्ष से अधिक आयु। ठीक है, बाकी बार बार संक्रमण और विशेष जीन की उपस्थिति, ये भी रीजन हो सकते हैं इस बीमारी का। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे मैटर करता है, देख लीजिए माय डियर, यहाँ पे लक्षण, लक्षण जो होता है क्लिनिकल सिम्टम्स,
ये लक्षण जो है क्या कहता है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अब किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होता है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, चलिए हम आपको लक्षण बताते हैं। मान गया किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको डिस्फेजिया यानी निगलने में समस्या होगा, ठीक है, निगलने में दर्द होगा। एंजाइटी, उसको बहुत ज़्यादा चिंता होगा। आँखों की पलकों का पूरी तरह से ऊपर न होना, पिटोसिस, ठीक है। तो जो आँख का पलक होता है वह कंप्लीट रूप से ऊपर नहीं होगा। कंकालीय मांसपेशियों का कमज़ोर होना, ठीक है, जो मसल्स है, जो मांसपेशी है वह जो है कमज़ोर होगा, मतलब आपका बॉडी नहीं बन पाएगा, ठीक है, मसल्स उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा। सांस लेने में परेशानी हो सकता है। डबल दिखाई देना, डिप्लोपिया यानी डबल विजन जिसे कहते हैं वो चीज़ें। तो जिनको समस्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज का, तो उस ऑटो इम्यून डिजीज के लक्षण में निगलने में समस्या हो सकता है, चिंता सता सकता है, आँखों के पलक पूर्ण तरीक़ा से नहीं ओपन होगा, कंकाल मांसपेशी जो है, मसल्स जो है कमज़ोर रहेगा, सांस लेने में परेशानी होगा, डबल दिखाई देना, डिप्लोपिया जिसको कहते हैं। तो ये सब लक्षण हो सकते हैं इम्यून सिस्टम जिनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा। ओके, अब रही बात ऑटो इम्यून विकार के प्रकार, यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यानी सिस्टमैटिक एड है, और एक है लोकलाइज एड यानी लोकलाइज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझ गए, क्रमबद्ध ऑटो इम्यून बीमारी जिसे सिस्टमैटिक कहते हैं, स्थानिक ऑटो इम्यून बीमारी जिसे लोकलाइज एड कहते हैं। बातें को समझ गए। चलिए अब ये जो यहाँ पे पहला है क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक जो एआईडी है, इस प्रकार के बीमारी अनेक अंगों पर अपना दुष्प्रभाव डालती है। इसके अंतर्गत आने वाला बीमारियाँ प्रभावित अंग निम्नलिखित है। जो सिस्टमैटिक आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यह आपको इस प्रकार के जो बीमारी है यह आपको विभिन्न अंगों पर, मतलब अलग अलग ऑर्गेन पर आपको अपना प्रभाव डालता है, उसको जो है नुकसान पहुंचाता है। इसके अंतर्गत जो आने वाला बीमारियां और प्रभावित अंग है वह निम्नलिखित है, ठीक है। सिस्टमैटिक वाला में पहला रूमेटाइड अर्थराइटिस, आप लोग नाम सुने होइएगा, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस भी एक प्रकार का आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, ठीक है। रूमेटाइड अर्थराइटिस, इस रोग से प्रभावित होने वाले अंग, ज्वाइंट, फेफड़ा एवं त्वचा। किसी को अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है तो यह भी सिस्टमैटिक जो है आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आप देखते होइएगा किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है तो उसको जो है ज्वाइंट, फेफड़ा, त्वचा, यहाँ तक कि जो है हार्ट में भी जो है समस्या उत्पन्न करता है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस से प्रभावित होने वाला जो अंग है वह ये सब अंग है, ठीक है, समझ गए। चलिए, लंप्स मतलब समझ रहे हैं, गांठें। इस रोग से प्रभावित होने वाला त्वचा पर भी, संधि में भी, मस्तिष्क में, गुर्दे में, हृदय में, रेड ब्लड सेल में लंप कहीं भी बन सकता है, गांठें जिसको बोलते हैं। तो यह सब प्रभावित अंग जो है आपके सब होता है लंप से, ठीक है। अब यह भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि आपको त्वचा पर, ज्वाइंट में, मस्तिष्क में, गुर्दा में, हृदय में, आरबीसी में कहीं जो है लंप्स बन जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्क्लेरोडर्मा। एस्क्लेरोडर्मा जो होता है यह त्वचा वाला होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग त्वचा और आंत होते हैं। तो एस्क्लेरोडर्मा में आपको यह भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, लेकिन यह और लंप्स भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन एस्क्लेरोडर्मा में क्या प्रभावित होगा, त्वचा और आंत प्रभावित होगा। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलीमाइलाइज रूमेटाइड रोग, ठीक है, पॉलीमाइलेजिया रूमेटाइड डिजीज। इस रोग से प्रभावित होने वाला बड़ी पेशी समूह है, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ बड़े मसल्स होगा, बड़े पेशी होगा तो वो बड़े पेशी वाला समूह प्रभावित होता है, पॉलीमाइलेजिया रूमेटिक डिजीज, ठीक है। और यही कारण है कि आपका बॉडी का जो मांसपेशी है उतना ज़्यादा गठीला, सख्त नहीं हो पाता है अगर किन्हीं को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है तो, समझ रहे हैं। उसके बाद है गुड पास्चर सिंड्रोम। इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा एवं गुर्दा होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम से। उसके बाद आपका आता है एस्केज, देख लीजिए, ठीक है ना,
एशोग्रेन सिंड्रोम, ठीक है, एशोग्रेन सिंड्रोम। इससे प्रभावित होने वाला अंग म्यूकस ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्लैंड है, जहाँ से म्यूकस का स्रावन होता है, वह म्यूकस ग्लैंड में जो है आपको क्षति पहुँचने लगता है। ऑटोइम्यून के डिसऑर्डर, जिसे हम लोग सोजे, ठीक है ना, एशोग्रेन सिंड्रोम कहते हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम, गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या है? तो इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में गुलियन बैरे सिंड्रोम होता है, तो यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे एशोग्रेन सिंड्रोम, गुलियन सिंड्रोम, ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम, उसके बाद आपका है पोलीमाइलेजिया रूमेटाइक डिजीज, एस्क्लेडर्मा लंप, ओके, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये सब जो है आपका सिस्टमैटिक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, जो आपको अलग अलग अंगों में प्रभावित करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलिए आगे बताते हैं आपको। दूसरा है आपका लोकलाइज एड। लोकलाइज एड कहने का मतलब है कि लोकलाइज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यानी स्थानीय एड, मतलब स्थानीय मतलब देख लीजिए, इसके प्रकार की बीमारी केवल एक ही अंग तक सीमित रहती है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख बीमारियां एवं प्रभावित होने वाले अंग निम्नलिखित है। लोकलाइज कहने का मतलब है कि लोकल स्थान, मतलब जहां होगा वह एक ही स्थान तक सीमित रहेगा। तो इसके प्रकार की बीमारी केवल एक ही अंग तक सीमित रहता है, ठीक है। मतलब यह जो लोकलाइज वाला होता है यह भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है, बट यह किसी एक अंग तक ही सीमित रहता है। अब जैसे सिस्टमैटिक देखे हैं तो उसमें अनेकों चीज़ों को प्रभावित करने वाला था, ठीक है ना। जैसे आप लोग एक गुड पास्चर देखे हैं तो उसमें जो है अलग अलग है, गुर्दा है, ठीक है, फेफड़ा है, उसको प्रभावित करने वाला है। से नर्वस सिस्टम देखें हैं तो उसमें पूरे नर्वस सिस्टम में प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। लंप देखें हैं तो वह किडनी, गुर्दा, ठीक है, फेफड़ा, हार्ट, ब्रेन, सब में कहीं भी हो सकता है वो। तो वो सिस्टमैटिक था, कहीं भी हो जाएगा वह। लेकिन ये जो स्थानीय है यह एक अंग तक ही सीमित रहता है, ये समस्या, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख बीमारी एवं प्रभावित अंग कौन है, चलिए दिखाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 1 डीएम होता है, ठीक है। अब टाइप 1 डीएम, इस बीमारी से प्रभावित अंग पैंक्रियाज होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि पैंक्रियाज जो अग्नाशय होता है वह सही से इंसुलिन का स्रावन नहीं कर पाता है। अब जब इंसुलिन का स्रावन नहीं कर पाएगा तो हमारे बॉडी में कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो चीनी होता है, उसको सही से नियंत्रण नहीं कर पाएगा, बॉडी में जो है उसका लेवल बढ़ेगा और उससे समस्या होगा, तो डायबिटीज़ होता है। लेकिन टाइप 2 वाला जो होता है उसमें तो पैंक्रियाज सही से काम करता है, लेकिन बॉडी का जो कोशिका है वह इस्तेमाल इंसुलिन का सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो 2 वाला यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 2 वाला में पैंक्रियाज सही रहता है, लेकिन टाइप 1 वाला में आपका जो प्रभावित अंग है वह पैंक्रियाज रहता है। अब पैंक्रियाज ही है सिर्फ, दूसरा तो है नहीं, तो इसलिए यह स्थानीय में पैंक्रियाज ही लोकल तक रहता है। एडिशंस रोग जो होता है, तो एडिशन रोग में आप लोग नहीं जानते हैं तो आगे पढ़िएगा। एडिशंस रोग में आपके जो एड्रीनल ग्लैंड है यह जो है प्रभावित होता है, ठीक है। इस एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होने वाला जो कॉर्टिकोसोल हार्मोन है उसको परिणाम से आपका एडिशन डिजीज होता है। तो कहीं ना कहीं एड्रीनल ग्लैंड जो है आपके, यह एड्रीनल ग्लैंड प्रभावित होने से एडिशन रोग होता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एड्रीनल ग्लैंड ही प्रभावित है, दूसरा कोई है नहीं, तो इसलिए यह लोकलाइज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है, ओके। नेक्स्ट है टेम्पोरल अर्थराइटिस। इस बीमारी से प्रभावित अंग सिर एवं गर्दन की धमनियाँ होती है, ठीक है। तो टेम्पोरल आर्टरीज है, ठीक है, टेम्पोरल आर्टरीज। टेम्पोरल आर्टरीज कहने का मतलब है कि इससे प्रभावित अंग सिर्फ सिर और गर्दन की जो आर्टरीज है वो होता है। तो यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है, कि फलाना ही जो है सिर्फ प्रभावित होगा, तो वह लोकलाइज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा। लेकिन अलग अलग अंग प्रभावित होगा तो वह जो है सिस्टमैटिक वाला में आ जाएगा, ठीक है। एक ही बीमारी है लेकिन उसका अलग अलग चीज़ों को प्रभावित कर रहा है तो वह सिस्टमैटिक में आ जाएगा। लेकिन किसी एक के प्रभावित होने से आपको समस्या हो रहा है तो वह लोकलाइज वाला में आ जाएगा। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वह पैंक्रियाज के समस्या के कारण है, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरीज है तो आपको सिर और गर्दन के धमनी के कारण है, ठीक है।
उसके बाद है हशीमोटो थायरोडाइटिस, हशीमोटो थायरोडाइटिस, ठीक है। इस बीमारी से प्रभावित अंग थायराइड ग्लैंड होता है। अब आप लोग जिसको थायराइड की समस्या होती है वह भी एक ऑटोइम्यून डिजीज ही है, ठीक है, वह भी एक ऑटोइम्यून डिजीज ही है जिसको थायराइड की समस्या होती है। और थायराइड के समस्या वाले पेशेंट को आपको पता है कि उसको थायराइड ग्लैंड सही से नहीं काम कर पाता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन जो है उसमें अनियमितता हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन में। तो वह हैसिम्टो थायरोडाइटिस जो है ये प्रभावित करता है थायराइड ग्लैंड का, समझ गए। तो इस प्रकार से मैंने सिस्टमेटिक और लोकलाइज दोनों आपको बता दिया। अब आपका काम है इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर समझ गए, जो आपके बॉडी में किसी न किसी फंक्शन के गड़बड़ाने से होता है, ये सारे चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, आप लोग इंग्लिश में चाहें तो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सारा चीज़ मैंने अच्छे से करवा दिया है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ मैं आपको वेबसाइट पर नहीं देता हूँ, तो आपको उसका लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आता है यहाँ पे माय डियर एलर्जी। एलर्जी कहने का मतलब होता है तीव्र ग्राहिता। तो एलर्जी जो है, एलर्जी क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रबंध होते हैं, एलर्जी के बारे में हम लोग आज जो है समझेंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे 5 नंबर में एग्जाम में पूछ दे। देखिए एलर्जी जो होता है यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। जब किसी व्यक्ति को एलर्जी होता है तो उसके असमान जो है नॉर्मल से हट के, यानी उसका बॉडी जो है एक प्रतिक्रिया करने लगता है, वह एक असमान स्थिति होता है। अब होता यह है कि जैसे हमारा बॉडी है, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी, यानी सेल यानी कोशिका और ऊतक का बना है, पता है आपको। हमारे बॉडी में जो ऊतक होते हैं वह किसी बाहरी एंटीजन या एलर्जन के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। अब होता यह है कि एलर्जी एक प्रकार के रिएक्शन का परिणाम होता है। अब मान गए किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, मतलब उसको उस चीज़ों से पहले तो रिएक्शन होगा, ठीक है, रिएक्शन के परिणाम जो है उसको एलर्जी होता है। बातें को समझ गए, ठीक है। जैसे किसी को धूल से एलर्जी है, डस्ट से, तो डस्ट से उसको रिएक्शन करेगा और वह रिएक्शन जो है उसको परिणाम देगा एलर्जी के रूप में, मतलब उस व्यक्ति को एलर्जी जो है डस्ट से है। किसी को आदमी से भी एलर्जी, मतलब किसी व्यक्ति से देखते ही उसको जो है दिक्कत होने लगती है, तो आदमी से एलर्जी, बहुत सारे चीज़ों से एलर्जी होता है। जिसको जिस चीज़ से एलर्जी है वो जांच से पता चलता है कि किसको किस चीज़ से एलर्जी है, ओके ना। तो इसमें होता यह है कि यह एक असमान स्थिति होता है जिसमें हमारे शरीर का जो ऊतक होता है वह बाहरी चीज़ों से, ठीक है, या एलर्जन के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। अब आपका बॉडी, आपका शरीर जो है जिस भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया, रिएक्शन करने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा, प्रतिक्रिया दर्शाने लगेगा, तो समझ जाइएगा आपको उस चीज़ से एलर्जी है, समझ गए। समान कहा जाए तो टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिव होता है उसे हम लोग एलर्जी कहते हैं, समझ गए। तो टाइप 1 में जो हाइपर सेंसिटिव होता है उसे हम लोग एलर्जी तीव्र ग्राहिता कहते हैं, ठीक है, इमीडिएट होता है, इमीडिएट एलर्जी। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, डिफिनीशन का इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश इसको समझ लीजिएगा, ओके। अब कारण की बात किया जाए तो एलर्जी के निम्न कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं एलर्जी का, ठीक है ना। जैसे एलर्जी के कारण में किसी को डस्ट से एलर्जी हो, समझ गए, किसी को भूसा जो होता है गेहूं का उससे हो सकता है, ठीक है, किसी को कपास के फाइबर, जो कपास के धूल होता है उससे हो सकता है, किसी को गन्ने के धूल से हो सकते हैं, समझ गए। किसी को बहुत सारे दवाइयाँ से जो है एलर्जी रहता है, जैसे पेनिसिलिन, एस्पिरिन, ठीक है, सल्फोनामाइड, सेफ्लोएस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो अलग अलग ड्रग है, वो पता चलता है आपको जांच करवाने से कि कौन से ये सब एंटीबायोटिक है, ठीक है, और कुछ स्टेरॉयड दवाई भी है, इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी है। तो ये पता चलता है कि आपको किस दवाई से जो है रिएक्शन है, मतलब किस दवाई से एलर्जी होता है, समझ गए। कुछ कीड़ों के काटने से भी एलर्जी होता है, किसी को मधुमक्खी काट लिया, ततैया, छिपकली, कनखुजरा, चींटी आदि, मक्खी, इन सब से भी एलर्जी व्यक्ति को रहता है, समझिए। अब किसको किस चीज़ से एलर्जी है तो पता चलेगा कि आपका बॉडी जो है किस चीज़ के उपस्थिति में जो है रिएक्ट कर रहा है, तो वो एलर्जी को दर्शाएगा। मान गया किसी को अगर मधुमक्खी काट लिया
तो मधुमक्खी काटने पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा, ठीक है, तो वह जो है उसको क्या हो जाता है, मधुमक्खी से एलर्जी होगा, मतलब उसका जो बॉडी है मधुमक्खी के काटने पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है, प्रतिक्रिया दिखाने लगता है, तो वही एलर्जी हो जाएगा मधुमक्खी से। किसी को अगर धूल अगर नाक में पह जाता है या धूल में जाते ही जो है उसको सफोकेशन होने लगा, बहुत ज़्यादा समस्या होने लगा, तो समझिए उसको डस्ट से जो है एलर्जी है, उसका बॉडी जो है डस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होता है एलर्जी होने का, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ विशेष प्रकार के भोजन जैसे अंडा, दूध, मछली, चॉकलेट आदि। अब कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं किन्हीं को वेजिटेरियन से एलर्जी होता है, किसी को नॉनवेज से एलर्जी होता है, बातें समझ रहे हैं। तो कुछ भोजन से भी एलर्जी होता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि एलर्जी कुछ भी चीज़ों से हो सकता है। कुछ एंटी टॉक्सिन से भी एलर्जी हो सकते हैं, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज। तो ये सब के टिटनेस जो टीका लगता है को किसी आदमी को वैक्सीन से भी जो है आपको क्या होता है, एलर्जी होता है। प्लास्टिक के प्रति भी व्यक्ति को एलर्जी होता है, कितना को प्लास्टिक के गंध आते ही जो है उसके बॉडी रिएक्ट करने लगता है, समझ गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करते हैं तो तुरंत उसमें एलर्जी दिखने लगता है, उसका बॉडी जो है रिएक्ट करने लगता है। तो अनेकों चीज़ों से एलर्जी होता है। एलर्जी का कोई पैमाना नहीं सेट है कि फलाने चीज़ से ही एलर्जी होगा। एलर्जी आदमी से आदमी को भी होता है, ठीक है, बातों से भी एलर्जी होता है, बहुत सारे चीज़ों से एलर्जी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो था मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कारण में बताया, ये बातें ध्यान पर यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लिए चीज़ों को, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कारण देख लिए, अब लक्षण देखेंगे। कोई भी बीमारी है उसका कारण लक्षण जरूर पूछेगा। लक्षण में जैसे आपको एलर्जी होता है, त्वचा लाल हो जाएगा, आपको त्वचा लाल दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पे इचिंग होने लगेगा, खुजली होने लगेगा, आँखों में जलन, डंक जैसा लगने लगेगा, ठीक है, आँखों में जलन होने लगेगा, त्वचा पर फफोला दाना आ सकता है, हाथ पैर सुन्न हो सकता है जिसे नंबनेस कहते हैं, थकान हो सकता है आपको, ओके, बेचैनी हो सकता है, पीती, ठीक है, अर्टिकेरिया हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकता है, जी मचलना, ओके, चक्कर आना, ओके, सिर दर्द होना, सीने में तनाव होना। तो एलर्जी होने पर आपको तमाम जैसे लक्षण दिख सकते हैं। जैसे आप डस्ट में गए, डस्ट से एलर्जी है तो आपको जो है सफोकेशन होने लगेगा, दम फूलने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, ठीक है, उल्टी जैसे मन होने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको थकान, बेचैनी, सुनपन महसूस होने लगेगा, बहुत सारी समस्या होने लगेगा। तो यही जो है एलर्जी का समस्या होता है। सिर दर्द होने लगेगा कि बेचैन सा होने लगा, सफोकेशन, खुजली टाइप से आपके त्वचा पर होने लगेगा, मतलब लाल लाल आपका बॉडी होने लगेगा। तो बहुत सारे समस्या एलर्जी में बहुतों लक्षण देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप एक दो बार पढ़िएगा। अब इसका आप प्रबंध कैसे कर सकते हैं। मान के किसी को अगर एलर्जी होता है तो आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे आप उसको जो है अच्छा करेंगे। तो माय डियर, एलर्जी के प्रबंध में सबसे पहले एस्टेरॉयड दिया जाता है। एस्टेरॉयड में प्रेडनिसोन, कॉर्टिकोसोन, एमिनेफ्राइन, ये सब जो है एस्टेरॉयड दवा है, और एस्टेरॉयड एक मास्टर दवा होता है, ठीक है। तो एस्टेरॉयड ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए, बात ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो एस्टेरॉयड जो है आपको लेना पड़ता है, पहला दवाई एस्टेरॉयड ही होता है, ओके। दूसरा होता है प्रदाह के उपचार हेतु एनसैड दवाई दी जाती है, जैसे आइबुप्रोफेन, ठीक है, नॉन एस्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है ना। तो ये एनसैड दवा होता है, जैसे आइबुप्रोफेन होता है, ठीक है ना, आइबुप्रोफेन होता है, यह आपको दर्द से राहत दिलाता है। अति संवेदनशीलता को कम करने हेतु इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दी जाती है। अगर ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको कम करने के लिए आपको इम्यूनोसप्रेशन दवाई दी जाती है, जैसे साइक्लोस्पोरिन, मिथोट्रेजेट, ठीक है, एजिथियोप्राइन, ये सब दवा है जो हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है, ओके, यूमिन को डिप्रिसिएंट करके। खुजली के उपचार हेतु एंटीहिस्टामिन दवाई दी जाती है, क्रीम दी जाती है, ओके। आवश्यकता अनुसार मरीज को सीरियस कंडीशन को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बातें को समझ रहे हैं। तो ये मेडिकल उपचार है, यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध की बात किया जाए माय डियर, तो यदि मरीज को कंपकपी लग रही हो तो कंबल से ढकना चाहिए। देखिए, कुछ भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एलर्जी के लक्षण में कुछ भी हो सकता है, बुखार, कंपकपी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मरीज को कंपकपी बहुत ज़्यादा ठंडा लगे तो कंबल से ढकना चाहिए।
मरीज को आईवी से एविल एवं डेक्सोना या कर्टिकोस्टेरोन स्टेरॉयड दवा है यह देना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि एलर्जी और रिएक्शन को काटने के लिए एविल देते हैं ना, तो एविल एवं डेक्सोना या फिर कर्टिकोस्टेरोन दवा जो कि एक स्टेरॉयड है, यह दवा दी जाती है आईवी मार्ग से, ठीक है। यदि मरीज को सांस लेने में परेशानी हो तो हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है, यदि आवश्यक हो तो ऑक्सीजन बाहर से दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय एलर्जी होने पर तुरंत रोककर डॉक्टर को सूचित करें। किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर एलर्जी होता है तो उसको तुरंत जो है चेकअप करके दीजिए, और अगर एलर्जी हो तो तुरंत रोक दें और डॉक्टर को बुलाएं। ओके। मरीज को वाइटल साइन नियमित रूप से जांचना चाहिए। पैर को ऊंचा उठाना चाहिए, ठीक है। यदि किसी पदार्थ पर रबर, प्लास्टिक या किसी भोजन से एलर्जी है तो उसे दूर रहने या बचने के लिए कहना चाहिए। मरीज को किसी पदार्थ से, रबर से, प्लास्टिक से एलर्जी से हो तो उसे दूर रहने के लिए कहें। अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से एलर्जी है तो उसको व्यक्ति से बच के रहना चाहिए, समझ गए। किसी जहरीले कीड़े के काटने पर सर्वप्रथम डंक हटाना चाहिए। डंक के स्थान पर कोल्ड स्पॉन्जिंग या आइस अप्लाई करनी चाहिए ताकि जो वहाँ का सेंसिटिविटी है वह कम हो सके, ठीक है। मरीज का रक्तचाप समान बनाए रखने के लिए आईवी फ्लूइड तरल जो है दी जानी चाहिए। तो ये सब नर्सिंग है। नर्सिंग मैनेजमेंट आप जितना भी कर लीजिए आपके लिए बेहतर है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश में दे रखा है। ओके, तो बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।